एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं दोस्तों नेक्स्ट यूनिट, जिसका नाम है यूनिट नंबर 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। जो भी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी, क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। बोर्ड्स 26-27 के अकॉर्डिंग सारी चीजों को फॉलो अप करते हुए चलने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हो तो जाके आप लोग उन चैप्टर्स को देख सकते हो, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर है, यूनिट के अंदर। तो ये सभी के सभी टॉपिक्स को हम लोग को डिटेल में कवर अप करना है और याद रखना है दोस्तों, एक एक चीजों को इतने अच्छे से समझना है कि सो दैट एग्जामिनेशन में किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ पाए। आपको करना क्या है, ईमानदारी से पूरे वीडियो लेक्चर को देखना है और देखने के बाद मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट होकर आते हैं और अगर आप लोगों ने उनको प्रिपेयर कर लिए तो 100 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस को बेस्ट बनाने के लिए मैंने आप लोग के लिए मेरी फिजिकल एजुकेशन की बुक लेकर आया हूं, जिसके अंदर आप लोग को मिलते हैं दोस्तों चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स आप लोग को प्रॉपर सॉल्व वे में मिलने वाले, ऐसे क्वेश्चन जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होकर आते हैं। बुक के डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगी। इसके अंदर आप लोग को मिलते हैं दोस्तों सैंपल पेपर, माइंड मैप्स, आंसर की, टॉपर्स की शीट, आंसर टिप्स और सभी चीजें लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो मैं ये कह सकता हूं कि वीडियो के बाद आप लोग को करना है क्या है, बुक ओपन करना है। बुक के अंदर में आप लोग को यूनिट नंबर 5 ओपन करना है। सभी के सभी टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आप लोग को लगा लेना है, चाहे वो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हो या लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस। आपकी फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना देगा। तो डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, अभी जाओ ऑर्डर करो और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को धमाकेदार बनाओ मेरे इस बुक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रो पोर्शन से। तो इंट्रो पोर्शन में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं। पूरा चैप्टर आप लोग को न्यूट्रिशन के ऊपर देखने को मिलेगा, क्या खाने से क्या होता है, कौन सी चीजें आप लोग के लिए बेनिफिशियल है, कौन सी चीजें नहीं है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को डेली कंज्यूम करना चाहिए, किस चीज को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एथलीट हो तो आप लोग को क्या कंज्यूम करना चाहिए जिससे कि स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस आप लोग की बहुत अच्छी हो सके। ये सभी चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। मतलब पूरा का पूरा चैप्टर फूड के अराउंड घूमने वाला है। तो बट फूड होता क्या है, तो फूड क्या है दोस्तों, इट इज द वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। भाई खाना नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, मौत हो जाएगी। क्योंकि फूड आप लोग को प्रोवाइड करता है एनर्जी या बेसिक कैलोरीज प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपकी बॉडी सस्टेन कर पाती है, जिंदा रह पाती है, फंक्शनिंग कर पाती है। आई होप क्लियर है। तो फूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना फूड के आप लोग जिंदा नहीं रह पाओगे। तो सर्वाइव करना है तो फूड कंज्यूम करना पड़ेगा। तो वही चीज आप लोग को लिखी हुई दोस्तों, ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए फूड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सिर्फ अगर आपको जिंदा रहना है तो आप कुछ भी खा लो, आप जी सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जिंदा रहने के लिए आप लोग को फूड कंज्यूम करना है, सेम ऐसी दोस्तों अगर आप लोग को अपनी बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराना है, बॉडी को प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करना है, बॉडी के अंदर हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखना है, तो वो सारा काम फूड करेगा। और इन सब की कंप्लीट नॉलेज को, मतलब द नॉलेज ऑफ फूड को कहा जाता है दोस्तों न्यूट्रिशन साइंस। आई होप क्लियर हुआ सबको। सिंपल वे में कहूं तो यार मान लो आप लोग स्पोर्ट्स में नहीं हो या आप अपने बॉडी को फिट नहीं रखना चाहते हो, सिर्फ जिंदा रहने के लिए मम्मी ने जो बनाया वो खा लिए, जंक फूड जो लगा वो खा लिए, जो आप लोग को अच्छा लगता है वो आप लोग कंज्यूम कर रहे हो। बट अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हो तो आप सभी लोग बहुत ज्यादा ध्यान दोगे कि आपकी बॉडी के अंदर कार्ब्स का इंटेक कितना हो रहा है, फैट का इंटेक कितना हो रहा है, प्रोटीन का इंटेक कितना हो रहा है। अगर इन सब का प्रॉपर नॉलेज आप लोग को रहेगा दोस्तों, उसे ही कहते हैं दोस्तों न्यूट्रिशन साइंस। तो न्यूट्रिशन साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोग के पूरे ओवरऑल बॉडी के हेल्थ को बेटर बनाने के लिए। अब इस चैप्टर के अंदर आप लोग को जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि आखिर ये बैलेंस डाइट क्या होती है। जैसे ये दीदी आप लोग को बैलेंस डाइट कंज्यूम करते हुए देखने को मिल रही होगी, तो ये बैलेंस डाइट होती क्या है। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूं। जो हम घर पे खाना खा रहे हैं, आप लोग को लगता होगा घर का खाना है, हेल्दी होता है। जी नहीं, इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग ढेर सारे भर के कार्ब्स वाली डाइट को कंज्यूम करते हैं। आप बोलोगे अच्छी बात तो है भैया, कार्ब्स हमने सुना है कि कार्ब्स के थ्रू एनर्जी मिलती है, लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखना बॉडी को एक सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी की जरूरत होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हमें डेली कंज्यूम करना चाहिए। बट हमारी इंडियन डाइट के अंदर मैक्सिमम कार्ब्स मिलता है, जिसकी वजह से आगे जाके हो जाती है हमें ढेर सारी लाइफस्टाइल डिसीजेस जैसे ओबेसिटी, हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स। तो अगर आप लोग को अपने बॉडी को कंप्लीटली फिट बनाना है तो उसके लिए आप लोग को कंज्यूम करना होगा दोस्तों बैलेंस डाइट। अब आप कहोगे भैया ये बैलेंस डाइट क्या है, तो बैलेंस डाइट वो डाइट होती है दोस्तों जिसके अंदर आप लोग को सारे फूड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हुए देखने को मिलते हैं। अब आप कहोगे भैया कि आखिर ये सारे फूड ग्रुप्स की आप बात कर रहे हो तो ये कौन से फूड ग्रुप्स है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना बैलेंस डाइट के अंदर आप लोग को सभी के सभी फूड ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर। अगर ये सभी के सभी फूड ग्रुप्स करेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर आप लोग की डाइट के अंदर मिल रहे हैं दोस्तों, उसे हम लोग कहेंगे बैलेंस डाइट। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ कि आखिर बैलेंस डाइट क्या होती है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट फूड ग्रुप्स उसके अंदर
करेक्ट प्रोपोर्शन में होने चाहिए, तब वो बैलेंस डाइट कहलाएगी। लेकिन जो हम हमारे इंडियन डाइट के अंदर कंज्यूम करते हैं उसमें हो सकता है ढेर सारा चावल हो, मतलब राइस हो, या ढेर सारी दाल आप लोग को देखने को मिलती है, या कोई थोड़ी बहुत सब्जियां, वो प्रॉपर आप लोग को बैलेंस डाइट के फॉर्म में देखने को नहीं मिलती है। इसलिए दोस्तों इंडिया के अंदर मैक्सिमम केसेस आप लोग को माल न्यूट्रिशन के देखने को मिलते हैं, और इंडिया की डाइट के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी आप लोग को देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज कंपेयर टू फॉरेनर्स के बहुत कम देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये बैलेंस डाइट आप लोग के लिए किस तरीके से हेल्प करती है, क्या फंक्शंस होते हैं इनके। तो याद रखना मेजर 3 फंक्शंस आप लोग को बैलेंस डाइट के देखने को मिलते हैं। अगर आप अपनी डेली डाइट के अंदर बैलेंस डाइट कंज्यूम कर रहे हो तो ये आपकी बॉडी को बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, प्रॉपर एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करेंगे, और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। ये तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं दोस्तों। ये सभी के सभी अकम्प्लिश हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बैलेंस डाइट के दम पे ही। तो अगर हेल्दी रहना है, बढ़िया बॉडी दिखाना है अपनी, और एकदम फिट दिखना है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, चाहे लड़की हो या लड़के, तो याद रखो बैलेंस डाइट कंज्यूम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर न्यूट्रिशन होता क्या है। इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन आप में से मैक्सिमम लोग को देखने को मिलेगा। न्यूट्रिशन को समझने से पहले एक बार याद करते हैं कि फूड क्या होता है। फूड मतलब याद है, जिंदा रहने के लिए जो मिले आपने कंज्यूम कर लिए वो फूड है। अब इसमें नॉर्मल क्या हो सकता है, आपने दाल चावल खा लिए, आपने कोई भी जंक फूड कंज्यूम कर लिए, या आपने कुछ भी खा लिया, यार हम मौत की हालत में हो और आपको कीड़े मकोड़े मिल गए हो बेयर ग्रिल्स की तरह, तो आप लोगों ने वो कंज्यूम कर लिए। लेकिन न्यूट्रिशन वर्ड क्या है दोस्तों, तो याद रखना न्यूट्रिशन में भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए, अपनी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। आई होप क्लियर है। तो यहां पे भी फूड को कंज्यूम किया जा रहा है, लेकिन किस चीज के लिए दोस्तों, यहां पे हम लोग अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए फूड कंज्यूम कर रहे हैं, या अपनी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फूड को कंज्यूम करते हैं। तो ये किस्म की डायनेमिक प्रोसेस आप लोग को देखने को मिलती है। एक बार लगे तो आप लोग डेफिनेशन देख सकते हो। न्यूट्रिशन क्या है दोस्तों, एक डायनेमिक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग कंज्यूम तो कर रहे हैं फूड, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हेल्दी रहने के लिए और अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो फूड मतलब नॉर्मली जिंदा रहने के लिए जो आप लोगों ने खा लिए वो फूड है, और न्यूट्रिशन मतलब अपनी बॉडी को हेल्दी और नरिश रखने के लिए जो आप लोग फूड कंज्यूम कर रहे हो उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। आई होप क्लियर हुआ। अब जब आप लोग न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हो दोस्तों, तो इसके वजह से आप लोग को क्या क्या हेल्प होती है। तो आपकी बॉडी बिल्ड होती है, आप स्ट्रांग होते हो दोस्तों, आपको प्रॉपर एनर्जी मिलती है, कभी भी आप लोग ना ऐसे लो फील नहीं करोगे, ऐसा नहीं लगेगा कि यार आप बहुत थक चुके हो दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों न्यूट्रिशन आप लोग को सेल्फ गार्ड करने का भी काम करता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसीजेस से आपको बचाने का काम करता है, मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का भी काम न्यूट्रिशन करता है। तो न्यूट्रिशन के अंदर ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर्स, मिनरल, ये सभी रहते हैं। लेकिन याद रखना न्यूट्रिएंट्स के भी टाइप्स होते हैं। आई होप क्लियर हुआ। तो एक बार आप लोग को समझा देता हूं। जैसे मैंने भी आप लोग से कहा कि जो न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिएंट है दोस्तों, ये क्या है, ये है केमिकल इंग्रेडिएंट जो कि आप लोग को स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में बॉडी को रिक्वायरमेंट पड़ती ही है इनकी। आप कहोगे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना दोस्तों, 2 टाइप के आप लोग को न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसके अंदर आते हैं प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, और अभी हाल ही में रिसेंटली वाटर को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया। इसके अलावा होता है दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसके अंदर आता है विटामिन और मिनरल। तो ये जो आप लोग को चार्ट देखने को मिल रहा है ना, ये याद हो जाना चाहिए आप लोग को। अगर ये चीज मालूम रहेगी तो एग्जामिनेशन में इसके अंदर डिटेल में आप लोग लिखकर आ सकते हो। अब आप कहोगे भैया ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, ये जो केमिकल इंग्रेडिएंट है जो बॉडी को रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ये कहां से कंज्यूम किया जा रहा है, ये फूड से कंज्यूम किया जा रहा है। आई होप क्लियर है दोस्तों। तो याद रखना ये 2 टाइप के न्यूट्रिएंट आप लोग को देखने को मिलते हैं, इन्हीं को डिटेल में समझना है और एग्जामिनेशन में लिख कर आना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूं। इस टॉपिक के अंदर 2 ऐसे टॉपिक है जिसके अंदर सिमिलर चीज आप लोग को 2 बार पढ़नी है। सबसे पहला जो टॉपिक है आप लोग का वो रहने वाला है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और उसके अंदर के 2 टाइप लाइक माइक्रो और मैक्रो टाइप्स आप लोग को देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आप लोग पढ़ते हो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, वाटर। ये सभी चीजें आप लोग को यहां पे भी रिपीट होते हुए देखने को मिलती है। कहां पे, एक्चुअल में डाइट के कंपोनेंट्स होते हैं 2 टाइप के, एक होते हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, दूसरे होते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। इसके अंदर भी आप लोग पढ़ते हो प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन, मिनरल, और नॉन न्यूट्रिटिव के अंदर भी पढ़ते हो आप लोग यहाँ पे वाटर। और ये सारी चीजों को छोड़ दो, लेकिन बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लाइक
प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, वाटर, विटामिन और मिनरल। यहां पे जो पढ़ा जा रहा है सेम ऐसे प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर यहां पे जो पढ़ा जाने वाला है ये एकदम सेम है। ये एकदम सेम आप लोग को देखने को मिलने वाले जो यहां पे आप एक्सप्लेन करोगे। मतलब यहां पे जो प्रोटीन समझाया जा रहा है यहां पे भी सेम है, यहां पे जो कार्ब्स समझाया जा रहा है यहां पे भी सेम आप लोग को देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ है? तो याद रखना दो सिमिलर टॉपिक है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा वापस से, लेकिन अभी समझा दूंगा, ठीक है ना। अभी इसको डिटेल में ना खींचते हुए वापस से टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। जैसे न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, मैक्रो और माइक्रो में डिवाइड हो रहा है दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं दोस्तों। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे टाइप के न्यूट्रिएंट जिसको हम लोग लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट के अंदर। मतलब आपकी डाइट, जो भी आप लोग का डाइट बाउल है, उसके अंदर आप लोग को लार्ज अमाउंट में कार्ब्स प्रेजेंट रहेंगे, लार्ज अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा, लार्ज अमाउंट में फैट प्रेजेंट रहेगा, लार्ज अमाउंट में वाटर प्रेजेंट रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स किसी भी डाइट के अंदर लार्ज अमाउंट में ही प्रेजेंट रहता है हमेशा। तो ऐसे कंपोनेंट जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हुए देखने को मिलते हैं किसी भी फूड के अंदर, उसे कहते हैं दोस्तों मैक्रो न्यूट्रिएंट। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट करते हैं क्या है? बॉडी को बिल्ड करने का काम करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करते हैं, बॉडी को बिल्ड करने का काम करते हैं, बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर कौन कौन आता है? जैसे मैंने आपको समझाया था, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट और वाटर, ये सभी के सभी आप लोग को इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं जो इसके अंदर आप लोग को सबसे पहले देखने को मिलेगा दोस्तों, वो है कि आखिर कार्ब्स क्या होता है। कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट करता क्या है? तो देखो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, ऐसे ढेर सारे टॉपिक है, इसके अंदर के जो मेन काम है ना वो याद रख लेना और एग्जामिनेशन में लिख के आ जाना। अगर आप बायो बैकग्राउंड से हो तो उतना डिटेल नहीं लिखना है, ठीक है ना। जो नॉन बायो वाले मैं क्लियर कर रहा हूं आप लोग को भी, आपको बेसिक बेसिक चीजें लिखना है और कुछ भी नहीं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या है? बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे कार को फ्यूल एक किस्म से एनर्जी देता है, तो सेम ऐसे हमारी बॉडी के लिए जो फ्यूल है वो क्या है? कार्ब्स है। जैसे आपकी बॉडी को एनर्जी ऐसी लो लग रही है, आपको लग रहा है थका थका फील हो रहा है, थोड़ी देर में आपको क्रिकेट खेलने जाना है, तो आप एक बनाना कंज्यूम कर लो, क्योंकि बनाना के अंदर हाई अमाउंट में कार्ब्स आप लोग को प्रेजेंट होते हुए देखने को मिलता है। कार्बोहाइड्रेट इसके अलावा क्या करता है दोस्तों? तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है दोस्तों। इसके अलावा काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है 1 ग्राम कार्ब्स आप लोग को कितनी कैलोरी प्रोवाइड करता है? तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों 4 कैलोरीज आप लोग को प्रोवाइड करता है 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज के फॉर्म में कार्ब्स आपकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड हो जाता है, और ये जो ग्लूकोज है दोस्तों यही एक्चुअल में एनर्जी देने का काम करता है आपकी बॉडी के अंदर। इसलिए देखते होंगे ना असेंबली के टाइम पे आप लोग की प्रेयर चल रही है, हे शारदेमा, और 2-3 लोग गिर गए एकदम से, है ना, तो उनको फिर ग्लूकोज पिलाया जाता है, फिर वो वापस से रिवाइव हो जाते हैं। अब वो रिवाइव क्यों है? क्योंकि उन्होंने ग्लूकोज को वाटर में कंज्यूम करके पिए, उनको इंस्टेंट एनर्जी मिली और वापस से वो लोग रिवाइव हो गए। आई होप क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज हमेशा याद रखना, जैसे आप लोग कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हो, लाइक आपकी बॉडी को जितना रिक्वायर्ड कार्ब्स था आपने उससे ज्यादा कंज्यूम कर ली, तो क्या होगा? बॉडी क्या पॉटी के थ्रू बाहर निकाल देगी? नहीं, वो आपकी बॉडी के अंदर उसको स्टोर कर लेगी। किस फॉर्म में? फैट के फॉर्म में। फैट क्या है? रिजर्व एनर्जी सोर्स है, कि जब आपने खाना वाना नहीं खाए, बेबी से वादा करेगी अब तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, और उसने बोल दी ठीक है मैं नहीं खा रही हूं तुम भी मत खाओ। ऐसे टाइम पे भी तो आपकी बॉडी सर्वाइव करती है ना जब आप नहीं खाना खा रहे हो। वो इसलिए कर रही है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ढेर सारा फैट डिपॉजिट है, और फैट एक किस्म से स्टोर्ड एनर्जी के तौर पे यूज होता है। आप कहोगे भैया एक सेकंड, एक्सेसिव अमाउंट में जब कार्ब्स कंज्यूम किया जा रहा है तब वो स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? जी हाँ, उसे को कहते हैं फैट। आप बोलोगे भैया उसको बाहर क्यों नहीं निकाल दे रहे? भाई एनर्जी है यार, एनर्जी को कौन फेंकता है बाहर? आप अपनी गाड़ी के लिए 2 लीटर अगर डीजल लेकर आए हो, 1 ही लीटर डीजल लग रहा है, तो 1 लीटर डीजल को क्या बाहर फेंक दोगे? नहीं भाई, उसको रखे रहोगे, बाद में यूज आएगा। सेम बॉडी भी ऐसे ही करती है, अगर एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई तो उसको कन्वर्ट कर लेती है फैट के फॉर्म में, और जब जरूरत पड़ेगी तब उसको यूज कर लेगी। आई होप क्लियर है सबको। तो दोस्तों कार्ब्स भी आप लोग का बेसिकली 2 टाइप का आप लोग को देखने को मिलता है, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। कार्ब्स आप लोग के 2 टाइप के आप लोग को देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है सिंपल कार्ब्स, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। इसमें क्या डिफरेंशिएशन है? तो याद रखना दोस्तों, सिंपल कार्ब्स जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। सिंपल कार्ब्स स्वाद में मीठे होते हैं, है ना, स्वाद में, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो है दोस्तों ये स्वाद में मीठे नहीं होते। दोस्तों जो सिंपल कार्ब्स है दोस्तों क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, और सीधी बात है कॉम्प्लेक्स कार्ब क्रिस्टलाइन नेचर के देखने को नहीं मिलते हैं। एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन कर देता है कई बार, एग्जाम्पल पूछ के, तो याद रखना सिंपल कार्ब्स के अंदर आते हैं सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं दोस्तों स्टार्च,
ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। कई बार एग्जामिनेशन में ये चीज पूछी जाती है, तो पता होना चाहिए। ये सभी के सभी जो एग्जांपल आपको फोटो के थ्रू देखने को मिल रहे हैं, ये सभी के सभी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। और जितने आप लोग को फोटो यहाँ देखने को मिल रही है सभी चीजों की, सबके अंदर आप लोग को सिंपल कार्ब्स होता है। स्वाद लेकर देखो, अगर वो मीठा लग रहा है, जैसे मिठाई वगैरह, सबके अंदर आप लोग को सिंपल कार्ब्स देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा सभी लोगों को। इसके अलावा और भी आप लोग के डिफरेंट टाइप के सोर्सेस है जो यहाँ पे मैंने लिख दिया हूं, एक बार पॉज करके इसको रीड कर लो। आई होप आप लोगों ने इसको रीड कर लिए होंगे और अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए बढ़ते दोस्तों आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट है आप लोग का प्रोटीन क्या चीज है। तो सीधी सिंपल बात है, आज के टाइम में हमारे इंडिया के अंदर प्रोटीन डेफिसिट डाइट हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिसमें कि प्रोटीन की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। इसी वजह से हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब यह कि प्रोटीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करता है। जी हाँ, तो प्रोटीन का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो आपकी बॉडी के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम में जो मसल्स लगी हुई है दोस्तों, उसको ग्रो करने का काम करता है। मतलब बॉडी के मसल्स को ग्रो करने का काम करता है। चाहे आप बॉडी बिल्डर हो, चाहे आप डेली जिम जाते हो, चाहे आप डेली जिम नहीं जाते हो, नॉन एक्टिव लाइफस्टाइल आप लोग की, उसके बावजूद भी जो आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स डेवलप हो रही है, उन सबको बनाने का काम प्रोटीन करता है। तो दोस्तों आप लोग की लाइफस्टाइल एक्टिव हो या नॉन एक्टिव हो, हमेशा आप लोग को प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। हमारे इंडिया के अंदर ना प्रोटीन को ऐसा माना जाता है कि बाप रे बाप, स्टेरॉइड कंज्यूम कर रहे हैं। भाई प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है आपकी कंप्लीट बॉडी के स्केलेटल सिस्टम को एकदम शानदार दिखाने के लिए। क्योंकि अगर आपका मस्कुलर बॉडी नहीं रहेगा तो यार लोग अट्रैक्ट कैसे होंगे आपकी तरफ। अब जरूरी नहीं है कि बॉडी बिल्डर बनने की बात हो रही है, नॉर्मल इंसान के लिए भी प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोटीन का बेसिकली काम क्या है दोस्तों, तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि आपकी बॉडी के अंदर मसल्स को डेवलप करने का काम करता है, हेयर की ग्रोथ के लिए काम करता है, नेल्स की ग्रोथ के लिए काम करता है, आपकी स्किन को शाइन कराने का भी काम ये करता है। अब आप कहोगे कितने ग्राम प्रोटीन आप लोगों को कंज्यूम करना चाहिए, तो बॉडी रिक्वायर्ड ओनली 0.36 ग्राम ऑफ द प्रोटीन पर पाउंड ऑफ एन इंडिविजुअल आइडल बॉडी वेट। सिंपल वे में कहूं तो जितने केजी के आप लोगों को उतने ग्राम प्रोटीन तो लगभग आपको चाहिए ही चाहिए। अगर ज्यादा कंज्यूम करोगे तो और बॉडी डेवलप होगी, कम कंज्यूम करोगे तो दुबले होने लग जाओगे। दुबले मतलब एकदम खत्म टाइप दिखने लग जाओगे, केटीएम बॉय की तरह। अब आप कहोगे कि भैया 1 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करने से 1 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करने से कितनी कैलोरी मिलती है, तो दोस्तों इसमें भी आप लोग को 4 कैलोरी कंज्यूम होते हुए देखने को मिलेगी। अब आप कहोगे भैया प्रोटीन क्या सच में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट? जी हाँ, आपका जो बॉडी वेट है उसका हाफ जो है वो प्रोटीन से ही बना हुआ आप लोग को देखने को मिलता है। प्रोटीन हेल्प करता है एंजाइम, हार्मोन और एंटीबॉडीज को जनरेट करने में। जितने भी बॉडी के अंदर सेल्स है दोस्तों, ये सभी के सभी प्रोटीन के दम पे ही बिल्ड होते हैं। इन सब के अलावा प्रोटीन और क्या काम करता है, एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रोटीन रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ एसिड एंड सॉल्ट इन अवर बॉडी। बॉडी के अंदर के वाटर बैलेंस को रेगुलेट करने का भी काम प्रोटीन करता है दोस्तों। तो प्रोटीन मेरे ख्याल से आप लोग को सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। प्रोटीन के रिगार्डिंग एग्जामिनेशन में आएगा तो उसको अच्छे से लिखकर आना है। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट की, जिसका नाम है दोस्तों फैट। फैट भी काफी इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है। आपकी बॉडी को वार्म करने का काम करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और बॉडी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को ये प्रोड्यूस करने का भी काम करता है। याद रखना दोस्तों, 1 ग्राम फैट अगर आप कंज्यूम करते हो तो 9 कैलोरी आप लोग को एनर्जी मिलती है। इसके बारे में पता होना चाहिए। कार्ब्स जब पढ़ रहे थे मैंने कहा था एक्सेसिव अमाउंट में जब कार्ब्स कंज्यूम करते हो तो बॉडी उसको स्टोर कर लेती है स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में। जब भी बॉडी को ऐसा लगता है कि यार उस इंसान को खाना नहीं मिल रहा है, तब जाके जो स्टोर्ड फैट है उसके थ्रू एनर्जी बॉडी को दी जाती है। आई होप क्लियर है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में कैसे स्टोर हो रहा है बॉडी के अंदर। तो वो हो रहा है दोस्तों इन द फॉर्म ऑफ एपिसोन टिश्यू। तो ये एग्जामिनेशन में लिख देना, काम बन जाएगा। इसके अलावा बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी हमारा फैट करता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। लाइक एब्डोमिनल के ऊपर आप लोग को बहुत मोटी सी लेयर फैट की स्पेसिफिकली देखने को मिलती है। साथ में दोस्तों एक और चीज याद रखिएगा, कई सारे इंपॉर्टेंट फैटी एसिड रहते हैं, स्पेशली ओमेगा 3। ये आपके स्किन को ग्लो करने का काम करता है। तो जो लड़कियों को ऐसा लगता है कि फैट पूरी तरीके से इग्नोर कर देना चाहिए, उनको मैं बताना चाहता हूं कि बाहर से सीरम वीरम लगा के मुंह पे पुट्टी मलने से अच्छा ऐसे फैट को कंज्यूम करो स्पेसिफिक अमाउंट में, जो आपकी स्किन को अंदर से ग्लो करे, जो ज्यादा दिन तक की टिकी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स, लाइक जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं ए, डी, ई और के, ये सभी के सभी ना डिसॉल्व होते हैं बॉडी के अंदर फैट के थ्रू, इसलिए फैट कंज्यूम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दोस्तों, उसके कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन में ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा दोस्तों फैट रिड्यूस द रिक्रिएशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, तो ये भी पता होना चाहिए। आई होप क्लियर है।
फैट बेसिकली दोस्तों दो टाइप के आप लोग को देखने को मिलते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैट, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जो होता है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बॉडी के अंदर इंक्रीज कर देता है, ये एक्चुअल में डिक्रीज करने का काम करता है। आई होप क्लियर है। अब कई बार क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे मिथ बन गया है कि फैट कंज्यूम करने से मोटे हो जाते हैं। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग ना फ्राइड फूड कंज्यूम करते हैं। अब घर पे जो बनाया जा रहा है फ्राइड फूड वो एक घड़ी हेल्दी रहेगा क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम उस ऑयल को लिए, उसमें उस चीज को मतलब बनाए और खा रहे हो आप लोग। लेकिन जो रेस्टोरेंट वगैरह में या जो नुक्कड़ में कोई भी चिप्स या कोई भी चीज ऐसी आप लोग को फ्राइड वाली मिल रही है, वो एक्चुअल में फ्रेश ऑयल बार बार यूज नहीं करते हैं। वो ऑयल को लेते हैं, उसी में पकाएंगे, फिर उसको बार बार रीयूज करते रहेंगे जिससे कि वो इंजन ऑयल का कलर ले लेगा और उसके अंदर बन जाता है सैचुरेटेड फैट, जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा मैं कह सकता हूं डेंजरस हो सकता है। हार्ट डिसीज जैसा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि सीधी बात है कोलेस्ट्रॉल का लेवल उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई रहता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, घर में अगर फ्रेश ऑयल यूज कर रहे हो, मिनिमम अमाउंट का ऑयल यूज कर रहे हो और एक करेक्ट प्रोपोर्शन में ऑयल को कंज्यूम कर रहे हो, तो ये सभी बेनिफिट्स आप लोग को देता है दोस्तों। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों वाटर के अगर बारे में मैं बात करूं तो क्या ही बताऊं यार, पानी है तो जिंदगी है। मतलब बेबी नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन पानी होना बहुत जरूरी है। बॉडी ब्लड को बनाने का भी काम करता है, बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। देखते होंगे ना आप लोग, यहाँ पे लड़ाई हो जाती है तो सब लोग एक दूसरे को पानी पिलाने पड़ जाते हैं। कभी सोचे हो कि यार लड़ाई हो रही है और लोग बोल रहे पानी पियो पानी पियो, अरे थप्पड़ मारने की बातचीत चल रही है और पानी पीने की बात हो रही है। पानी इसलिए पिलाया जा रहा है कि पानी पीने से जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया गुस्से की वजह से, वो रेगुलेट हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा और आप शांत हो जाओगे। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं, आपकी पॉटी को प्रॉपर तरीके से निकालने का काम भी पानी करता है। पानी नहीं पियोगे तो फिर मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों वाटर बॉडी के अंदर काफी सारा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन कराने में हेल्प भी करता है। पानी अगर पियोगे तो आप लोग हाइड्रेट रहोगे, पानी पियोगे तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, पानी पियोगे तो आपको किडनी रिगार्डिंग कभी कोई स्टोन जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, किडनी हेल्दी रहेगी। तो पानी के तरह से बहुत सारे मैं कह सकता हूं बेनिफिट्स है। वीडियो को पॉज करिए, 3 बेनिफिट आप अपने अकॉर्डिंग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, वाटर के बारे में काफी बार कंफ्यूजन आ जाता है कि क्या ये मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर है कि नहीं है। पहले के टाइम पे ऐसा माना जाता था कि इसको कंसिडर नहीं किया जाता है, लेकिन आज के टाइम में इसको कंसिडर किया जाता है। डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि लगभग 5 लीटर पानी आप लोग को पीना चाहिए। आप लार्ज अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हो, इस वजह से इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर अब रख दिया गया, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो अगली बात कर रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट को हम लोग डाइट के अंदर ही लार्ज अमाउंट में कंज्यूम कर रहे थे, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, इसे हम लोग डाइट के अंदर स्मॉल अमाउंट में कंज्यूम करते हैं। आप बोलोगे भैया एक काम करते हैं ना, ऐसी कोई डाइट बनाते हैं या मील बनाते हैं जिसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट को ज्यादा डाल देते हैं मैक्रो के कंपेयर में। ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी जो मील कंज्यूम कर रहे हो ना, चाहे आप समोसा कंज्यूम कर रहे हो या फिर एक प्रॉपर ओट मील कंज्यूम कर रहे हो, उसके अंदर ऑटोमेटिकली पहले से ही प्रेजेंट रहता है मैक्रोन्यूट्रिएंट लार्ज अमाउंट में और माइक्रोन्यूट्रिएंट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। इंक्लूडिंग अगर आप कोई चिप्स भी खा रहे हो, लाइक कोई भी चिप्स खा रहे हो, हल्दीराम का चिप्स खा रहे हो, लेज खा रहे हो, तो उसके पीछे अगर आप न्यूट्रिटिव फैक्ट चेक करोगे तो वहां पे आप ऑब्जर्व करोगे उसके अंदर भी मैक्रोन्यूट्रिएंट ग्राम में प्रेजेंट रहता है एज कंपेयर टू माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि आप लोग को मिलीग्राम में प्रेजेंट देखने को मिलता है। समझ में आया कि नहीं? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसे हम लोग स्मॉल अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, ये आपकी बॉडी के डे टू डे फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। साथ में जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट है लाइक कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, इन सब की हेल्प करने का काम भी कौन करता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट। आई होप समझ में आया। जैसे बॉडी के अंदर डिसॉल्व होने में हेल्प करेगा या मसल बिल्डिंग में हेल्प करने का काम करेगा। मतलब जैसे रहता है ना मेन, जैसे आप लीडर हो तो जितने भी मेन लीडर है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है और उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, छोटे छोटे काम जो कर रहे हैं, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट भी करते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए। कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट है? तो सिर्फ 2 ही माइक्रोन्यूट्रिएंट है। एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है मिनरल। यहां पे ज्योग्राफी की लैंग्वेज में मिनरल मत लिख देना ठीक है, और ना ही बायो की लैंग्वेज में लिखना, नॉर्मल वे में लिख दो कि मिनरल क्या है। बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो डे टू डे फंक्शनिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है आपकी लाइफ के लिए। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, आउट ऑफ 4% ऑफ द मिनरल इन द बॉडी 3/4 तो कैल्शियम और फॉस्फोरस आप लोग का प्रेजेंट है, बाकी 1/4 बाकी मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं बॉडी के अंदर। इसके अलावा दोस्तों 2 टाइप के आप लोग के मिनरल होते हैं, एक होता है मैक्रो मिनरल, दूसरा होता है माइक्रो मिनरल। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कौन किसके अंदर आता है, आपको मैं कह सकता हूं एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो याद रखना दोस्तों, माइक्रो मिनरल के अंदर आते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस। माइक्रो मिनरल को कहा जाता है ट्रेस मिनरल। तो इसके अंदर आता है आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर और कोबाल्ट। नाम याद रखना है, एग्जामिनेशन में आते हैं। लगे तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, अदरवाइज टेंशन नहीं लेना, नोट्स में आप लोग को सब चीज मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिया हूं या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नोट्स की लिंक। तो जैसे मैंने आप लोग को समझाया, 2 टाइप के मिनरल्स हैं, एक होता है मैक्रो मिनरल, दूसरा होता है
माइक्रो मिनरल। इनके अंदर के टाइप्स मैंने आप लोग को यहाँ पे बना दिया हूं, ये भी एक चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, लगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे टाइप का इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसका नाम है दोस्तों विटामिन। विटामिन भी काफी इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं केमिकल इंग्रेडिएंट है जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए? आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने का काम ये करेगा, बॉडी को हेल्दी रखने का काम ये करेगा, डिफरेंट टाइप की डिसीजेस से बचाने का काम विटामिन करेगा। आई होप क्लियर है। याद है आप लोगों को कोविड के टाइम में हर कोई विटामिन की दवा ले रहा था, उसके पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि ये डिसीजेस से बचाने का काम करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने का काम करता है। तो बेसिकली विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल के अंदर कौन कौन आते हैं दोस्तों? तो ए, डी, ई और के आते हैं। वाटर सॉल्युबल के अंदर आते हैं बी और सी। बेसिकली अगर मैं बताऊं सिंपल वे में, तो आप लोग के विटामिन याद करना है ए, बी, सी, डी, ई और के। देखो सड़क में चलते हुए किसी इंसान को आप बीसी बोल देते हो तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है। मतलब बी, सी वाटर सॉल्युबल और बचे जितने रह गए वो सभी के सभी फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल मतलब बी और सी वाटर के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर सॉल्युबल होंगे, मतलब डिसॉल्व होंगे, समझ लो एक किस्म से। ए, डी, ई और की जो है ये फैट के थ्रू होंगे। तो अगर आप फैट कंज्यूम नहीं करोगे तो ये विटामिन कंज्यूम करने का कोई मतलब ही नहीं है, ये आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का फंक्शनिंग करेंगे ही नहीं। तो ए, डी, ई और के फैट सॉल्युबल होते हैं, आई होप क्लियर है। और बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं। बी के अंदर भी बहुत सारे टाइप है, इसको एक एक करके देखेंगे, इसलिए बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब आप कहोगे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। और विटामिन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में से। तो आई होप आप लोग को यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, भैया जो आपने समझाया हो विटामिन और मिनरल बहुत लिमिटेड समझाया हो, क्या इतना सा आएगा? नहीं, ऐसा नहीं, अभी डिटेल पढ़ेंगे। बट डिटेल में पढ़ना क्या है? अब याद रखना दोस्तों, विटामिन के अंदर पूछे जाते हैं मेनली उनके नाम क्या है, ठीक है? अलग अलग डिफरेंट टाइप के नाम होते हैं, जैसे B1 का नाम थायमिन है, इस टाइप से। और जितने भी मिनरल है उनके फंक्शनिंग पूछे जाते हैं ज्यादातर। बट जो चीज है मैं सब कुछ समझा दे रहा हूं, बट जो चीज अभी आपको बताया विटामिन के नाम और मिनरल के फंक्शनिंग, ये दो चीज याद होनी चाहिए। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोग को भी टिक करा दूंगा। जैसे विटामिन ए दोस्तों, ये विजन के लिए इंपॉर्टेंट है, स्किन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, टीथ के लिए, बोन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। B1 की अगर बात करा जाए तो इसका नाम थायमिन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये एक्चुअल में क्या करता है? इट हेल्प टू कन्वर्ट द फूड इनटू एनर्जी और नर्वस फंक्शनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं B2 की दोस्तों, तो इसको रिबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये स्किन, हेयर और ब्लड और ब्रेन, इसको हेल्दी बनाने का काम भी करता है। इसके अलावा अगर बात करी जाए नेक्स्ट, वो है B3 जो कि नाइसिन के नाम से जाना जाता है। लगभग इसका काम भी वही है, लेकिन कुछ और डिफरेंट टाइप के काम भी ये करता है। लाइक ये आपके नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाने का भी काम कर रहा है। साथ में B6 की अगर बात करी जाए, B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन दोस्तों। ये करता क्या है? इट हेल्प टू मेक रेड ब्लड सेल एंड इंप्रूव स्लीप, एपेटाइट एंड मूड। B7 की बात करी जाए, बायोटिन, जो काफी ज्यादा आज के टाइम में हेयर प्रोडक्ट वगैरह में यूज हो रहा है, आप सभी लोग जानते होंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में भी काम करता है। B9 की बात करी जाए तो फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो डीएनए के सिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और न्यू सेल के रिक्रिएशन में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। B12 की कमी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है दोस्तों। ये एक्चुअल में फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है और साथ ही साथ एमिनो एसिड को भी ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो अगर आप प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम कर रहे हो तो B12 को कंज्यूम जरूर करिए साथ में। और साथ में B12 आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल का भी फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। विटामिन सी की बात करी जाए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। डी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों याद रखना है, ये बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। विटामिन ई जो है दोस्तों, ये भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह बॉडी के अंदर हेल्प करता है। विटामिन के महा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है दोस्तों, ब्लड क्लॉटिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आप लोग से कहा था नाम काफी इंपॉर्टेंट है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये सारे नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल दोस्तों, इसकी डेफिशिएंसी से ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन B1 इसका नाम इंपॉर्टेंट है थायमिन दोस्तों, इसकी डेफिशिएंसी से बेरी होता है। जो इंपॉर्टेंट है टिक करा रहा हूं, ठीक है ना। B2 रिबोफ्लेविन आप लोग का होता है दोस्तों, इसकी डेफिशिएंसी ज्यादातर पूछी नहीं जाती। B3 नाइसिन होता है दोस्तों, इसकी डेफिशिएंसी पेलेग्रा कई बार एग्जाम में आती है। B5 का नाम और इसकी डेफिशिएंसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। B6 का नाम अगर चाहो तो याद रख लो, और इसकी डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है दोस्तों। एनीमिया के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, लो नंबर के रेड ब्लड सेल,
ठीक है। इसके अलावा B7 की अगर मैं बात करूं तो बायोटिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। डेफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ सकती है। B9 का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डेफिशिएंसी इतना तो नहीं पूछता है कोई, लेकिन अगर मैं बात करूं B12 की तो ये अभी हाल ही में ना काफी ज्यादा फेमस हो गया है इस वजह से, क्योंकि इंडिया के अंदर इसकी डेफिशिएंसी ज्यादातर देखने को मिल रही है। तो चाहो तो इसका नाम याद रख लो। इसकी डेफिशिएंसी इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन सबसे महा इंपॉर्टेंट, मतलब चाहे कुछ याद हो ना हो लेकिन ये तो याद होना चाहिए, विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी। दोनों याद होना चाहिए, रट जाना चाहिए। विटामिन डी का नाम याद रख लेना, इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट होता है दोस्तों। इसके अलावा ई का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विटामिन के का नाम कोई नहीं पूछेगा, लेकिन और इसकी डेफिशिएंसी से याद रखना ब्लीडिंग डायथेसिस होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। लगे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जो जो चीज आप लोग को याद करनी है मैंने आप लोग को टिक करा दिया। तो दोस्तों यहां तक के था आप लोग का वो टॉपिक जहां पे आप लोगों ने न्यूट्रिएंट के अंदर बाइफरिकेट करें मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट को, और उसके अंदर की सारी चीजों को आप लोगों ने समझ लिए। इसके अंदर के जो इंपॉर्टेंट आप लोग के एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते दोस्तों मैंने लेकर आया। वीडियो को पॉज करके इसका जल्दी से आंसर करो। अगर आप लोगों ने इसका आंसर कर लिए होंगे तो इसके अलावा भी ढेर सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो मेरी इस बुक के साथ। बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी चीजें मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया पेज नंबर के साथ बुक के अंदर कहां पे प्रेजेंट है, उन सब के प्रॉपर आंसर्स बुक के अंदर मिल जाएंगे। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो दोस्तों, जो एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम आते रहते हैं, सभी चीजें बुक के अंदर मिल जाएगी। 100 मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्प करने वाली बुक मेरी आपकी। मेरे ख्याल से यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को कहा था ना, याद करो, न्यूट्रेटिव और नॉन न्यूट्रेटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के बारे में बताया था। अब ये होता क्या है, बेसिकली दो टॉपिक है। न्यूट्रेटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट मतलब ये कि जो भी डाइट आप कंज्यूम कर रहे हो उससे आपको एनर्जी मिल रही है, किसी भी फॉर्म में मिल रही है लेकिन मिल रही है, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों नॉन न्यूट्रेटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, ऐसी टाइप की डाइट जिसको आप कंज्यूम कर रहे हो लेकिन इससे एनर्जी नहीं मिल रही लेकिन बाकी चीज में हेल्प हो रही है। कैसे, आप बोलोगे ऐसी कौन सी चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं जिसको मतलब जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, मतलब यूज में नहीं है। अरे वाटर, पानी पीने से कौन सा आपका पेट भर जाएगा। पानी बाकी फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको कैलोरी नहीं दे रही है, जीरो एनर्जी देने का काम करती है पानी। आई होप क्लियर है ना सबको। याद करो ये चार्ट मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, मैंने आपको समझाया था कि यार न्यूट्रेटिव कंपोनेंट के अंदर मैक्रो माइक्रो पढ़ेंगे और उसके अंदर हम लोग प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, वाटर, विटामिन, मिनरल पढ़ने वाले। ऐसे सेम दो टॉपिक पढ़ने वाले, न्यूट्रेटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट जो अभी शुरू करेंगे, उसके बाद नॉन न्यूट्रेटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट पढ़ने वाले। यहां पे मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं, न्यूट्रिएंट के अंदर आपने मैक्रो और माइक्रो पढ़े थे, इसके अंदर जितनी भी चीजें गिवन है वाटर को छोड़कर कि बाकी सारे के सारे न्यूट्रेटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के अंदर आते हैं। मतलब प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन और मिनरल, वाटर को छोड़कर बाकी सारे के सारे न्यूट्रेटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है। मतलब इनके थ्रू कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है। लेकिन नॉन न्यूट्रेटिव जिसको कंज्यूम करने से कोई एनर्जी नहीं मिल रही, वो कौन कौन है? वाटर, फाइबर, कलर कंपाउंड, प्लांट कंपाउंड और बहुत सारी चीजें और भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो वापस से क्लियर कर रहा हूं, न्यूट्रेटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के अंदर जो प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन, मिनरल आपको पढ़ना है, ये सेम है जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, तो वापस से रिपीट मत करो। सेम ये चीज यहां लिख के आ जाओगे, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहां पे आपको नए टॉपिक देखने को मिलने वाले। वाटर भी आप पढ़ चुके हो, फाइबर, कलर कंपाउंड और बाकी चीजें नहीं पढ़े हो, बट फिर भी एक बार ब्रीफ दे देता हूं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हो दोस्तों न्यूट्रेटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के बारे में। ऐसा कंपोनेंट जिसके थ्रू एनर्जी या कैलोरी आप लोग को बॉडी के अंदर मिल रही है। जैसे आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़े थे प्रोटीन, जिसके थ्रू आप लोग की बॉडी के अंदर के मसल्स के डेवलपमेंट, टिश्यू के रिकवरी के लिए, नेल्स की ग्रोथ, हेयर की ग्रोथ, इन सब में हेल्प करने का काम करता है। एनिमल और वेजिटेबल सोर्स से आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, लाइक एग, मिल्क, मीट से या पल्सेस, सोयाबीन या मस्टर्ड के थ्रू आप लोग उसको कंज्यूम कर सकते हो। कार्बोहाइड्रेट की बात करी जाए तो उसको हमने समझे थे कि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। राइस, मेज, जवार, बाजरा, पल्सेस, बनाना, पोटैटो, शुगर, इन सब के थ्रू आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। फैट की बात करी जाए दोस्तों तो ये आपकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी के तौर पे भी यूज होता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर के टेंपरेचर को रेगुलेट करता है, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। एनिमल और वेजिटेबल सोर्सेस को मिल सकता है आप लोग को घी, बटर, फिश ऑयल, मिल्क, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड, कॉटन सीड, इन सब के थ्रू आप लोग इसको मतलब ले सकते हो अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है। इसके अलावा बात करी जाए दोस्तों न्यूट्रेटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के अंदर हम लोगों ने मिनरल भी पढ़े थे, जो आपकी बॉडी के अंदर मैं कह सकता हूं डे टू डे फंक्शनिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। जैसे मैंने आप लोग को समझाया था, विटामिन समझा दिया था, याद होगा आपको, विटामिन के अंदर के सारी चीजें समझा दिया था, नाम भी समझा दिया था और मोटा मोटी फंक्शनिंग भी। मिनरल के अंदर की फंक्शनिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो मिनरल के अंदर कैल्शियम आपके टीथ्स और बोन्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिशिएंसी से आप लोग को रिकेट हो सकता है। फास्फोरस जो है दोस्तों ये भी टीथ और बोन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आयरन आप लोग की बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन का काम करता है, डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। आयोडीन की अगर बात करी जाए तो थायराइड ग्लैंड के लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिशिएंसी से गॉइटर हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपकी ग्रोथ भी स्टॉप हो सकती है इसके थ्रू। सोडियम की बात करी जाए दोस्तों तो सोडियम एक्चुअल में ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन की फंक्शनिंग को बिगाड़ के रख सकता है दोस्तों। इसके अलावा पोटेशियम की बात करी जाए तो इसकी डेफिशिएंसी से मसल्स वीक हो जाती है दोस्तों,
दोस्तों कमजोरी महसूस होती है, एडिसन डिसीज हो जाती है आपको। सल्फर से आप लोग को आपकी बॉडी के अंदर ये एक्चुअल में हेल्प क्या कर रहा है, हेयर के फॉर्मेशन और नेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये आपके बॉडी के अंदर के सेल को भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। साथ में अगर मैं बात करता हूं विटामिन की दोस्तों, तो विटामिन के बारे में तो मैंने आप लोग को बता दिया कि कहां से क्या क्या आप लोग को देखने को मिल रहा था, तो इसको रिपीट मत करो, ठीक है। सोर्सेज बहुत कम पूछता है, ना के बराबर, और अगर पूछा भी तो आप लोग लिख कर आ सकते हो, इतना मुझे पता है। तो इसलिए काम करो, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और एक बार इसका स्क्रीनशॉट या फिर एक बार इसको रीड कर लो, ये सारे सोर्सेज को। सेम ऐसे दोस्तों जो फैट सॉल्युबल विटामिन, इसके बारे में भी मैं आप लोग को बता दिया हूं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कोई नहीं पूछने वाला है आप लोग से, सोर्स लगे तो एक बार रीड कर लो आप लोग बस। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के बारे में। ऐसे डाइट का कंपोनेंट जिसको कंज्यूम करने से कोई एनर्जी नहीं मिल रही है लेकिन बॉडी के बाकी फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला आता है फाइबर, जिसका दूसरा नाम है रफेज। ये करता क्या है, एक्चुअल में डाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक अगर आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, उसको आपको डाइजेस्ट करना है, तो फाइबर हम लोग कंज्यूम करते ही हैं साथ में। लाइक अगर आप चिकन कंज्यूम करते हो या फिर आप पनीर अनीर कंज्यूम कर रहे हो, तो उसके साथ ढेर सारा वेजी भी तो आप लोग के लिए प्रोवाइड होता है ना। वो इसलिए होता है कि उसके अंदर ढेर सारा फाइबर होता है। ये एक्चुअल में डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिपेशन जैसा प्रॉब्लम आप लोगों को कभी नहीं होगा। साथ में दोस्तों ये फूड के बल को बढ़ाने का काम करता है। आई होप क्लियर है। इन सब के अलावा दोस्तों ये भी दो टाइप के आपको देखने को मिलते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होता है और एक इनसॉल्युबल होता है। आई होप क्लियर है सबको। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के अंदर वाटर भी आता है। वाटर के बारे में पहले भी पढ़ चुके। 90% ब्लड जो है वो वाटर से बना हुआ है दोस्तों। ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। इसके अलावा 80% आप पानी डायरेक्टली पीते हो, 20% फूड के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर वाटर चला जाता है। बाकी सारी चीजें मैंने वहां पे रिपीट कर दिया था, सेम यहाँ पे लिख के आ जाओगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो है कलर कंपाउंड। ये एक्चुअल में ना मतलब अट्रैक्टिव बनाने का काम कर रहा है फूड को। जैसे जलेबी के अंदर कलर डाल दिए। अब ये जो कलर डाले जाते हैं नेचुरल भी हो सकते हैं या फिर आर्टिफिशियली इसको बनाया गया हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि यार ये बहुत अच्छा दिखे, मतलब आपका जी ललचा जाए उसको खाने के लिए, उसको नहीं, है ना, खाने के लिए। अब बात करते हैं फ्लेवर्ड कंपाउंड की, जो आज के टाइम में हर जगह यूज होते हैं। फ्लेवर्स समझ रहे हो ना। तो फ्लेवर्स एक्चुअल में न्यूट्रेटिव भी हो सकते हैं, नॉन न्यूट्रेटिव भी हो सकते हैं। इसको आर्टिफिशियली बनाया तो फ्लेवर जैसे रसना हसना हो गया, आप लोग को ऑरेंज फ्लेवर आ रहा है, ठीक है, पान फ्लेवर आ रहा है ना, बटर चिकन फ्लेवर आ रहा है, मतलब इसका मतलब है खाने की चीजों में। इसके अलावा प्लांट कंपाउंड की अगर बात करी जाए तो यार लाइक कैफीन आप लोग को इसके अंदर स्पेसिफिकली देखने को मिलता है। लाइक कॉफी हो गया या फिर चाय हो गया, इन सब के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो ये सब पिया क्यों जाता है, सिर्फ इसलिए कि यार आपका माइंड जो है थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, इसलिए कॉफी ऑफी लवर आप लोग को ज्यादातर देखने को मिलते हैं। बाकी ये कोई न्यूट्रेटिव वैल्यू आपकी बॉडी के अंदर ऐड नहीं कर रहे। कोई अगर ऐसा बोलता है ना, अरे भाई मैं तो रोज कॉफी पीता हूँ, मेरी तो मतलब बहुत एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी मिल जाती है उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कि आपको कैलोरी मिल जा रही है। जैसे कार्ब्स आपको एनर्जी दे रहा है, ये सिर्फ आपके माइंड को अलर्ट कर रहा है और कुछ भी नहीं है। आई होप क्लियर है। जो नींद आ रही थी आप लोग को वो नहीं आएगी, मूड एकदम से एलिवेट हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया तो कॉफी के अंदर तो मिल्क भी डल रहा है, शुगर भी डल रहा है, हाँ उसके थ्रू आपको एनर्जी मिल रही है कह सकते, लेकिन सिर्फ कॉफी के दम पे मिल रही है ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये रहने वाला है हेल्दी वेट क्या होता है। जैसे चैप्टर की शुरुआत में हम लोगों ने समझे थे कि बैलेंस डाइट क्या होती है, ऐसे टाइप की डाइट जिसके अंदर सारे फूड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं करेक्ट प्रोपोर्शन में, वो हेल्दी डाइट कहलाती है। मतलब बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट को भी हेल्दी डाइट के नाम से जानते हैं। अब सीधी बात है, जो बैलेंस डाइट कंज्यूम करेगा वो हेल्दी वेट के अंदर आएगा। ये हेल्दी वेट जो है ये आता कैसे है, मतलब कैसे पता करें। जैसे हर कोई अपने आप को बोल देता है कि मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी हूं। हेल्दी मतलब पेट बाहर निकलना हेल्दी नहीं होता, इंडिया में तो वही हेल्दी होता है, अब क्या करे यार। लेकिन हेल्दी वो होता है दोस्तों जिसका बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर स्कोर 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में आ रहा है दोस्तों, वो हेल्दी वेट की कैटेगरी के अंदर आता है। हेल्दी वेट को एक और नाम से जाना जाता है, वो है नॉर्मल वेट। हेल्दी वेट दोस्तों डिटरमाइन होती है आप लोग की हाइट और वेट के अकॉर्डिंग। अब ये हेल्दी वेट डिटरमाइन होता है आपकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग। तो आप लोग को बीएमआई का फॉर्मूला लगाना है। बीएमआई का फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है वेट जो कि आपको केजी में लेना है, डिवाइड करना है आपको हाइट के स्क्वायर से, जो कि हाइट जो है वो आपकी मीटर में होनी चाहिए। तो आपको अपना हाइट और वेट यहां पे रखना है। आपका स्कोर अगर 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में आता है दोस्तों, तब माना जाएगा कि आप लोग हेल्दी वेट के अंदर हो या नॉर्मल वेट के अंदर हो। अगर 18.5 से कम आता है दोस्तों तो अंडर वेट कहलाएंगे। अगर 25 से लेकर 29.9 के बीच में आते हो तो आप ओवर वेट हो, और 30 के अबव आ रहे हो तो सीधी बात है ओबेसिटी के अंदर आओगे। ये क्लासिफिकेशन याद रखने की जरूरत नहीं
है कि ओबेसिटी 1, 2, 3 और 4। अगर ओवरवेट के बाद आप 30 के अबव लिख दोगे तो ओबेसिटी लिख सकते हो। आई होप क्लियर है। हेल्दी वेट किसके अंदर आएगा? जब 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में अगर आप आते हो तब आप लोग हेल्दी वेट कहलाते हो। अब कई बार ऐसा माना जाता है कि भाई इस तरीके से आप लोग को ये सारी चीजें रहती हैं, थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है बीएमआई, बट स्टैंडर्ड वाला बीएमआई याद रखो ज्यादा अच्छा है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बुक्स के अंदर और भी चीजें दी रहती है, अपन को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। आई होप क्लियर है। अब बात करते हैं कि यार कैसे आप लोग हेल्दी वेट रख सकते हो, कैसे अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके ऐसा कुछ कर सकते हो कि आप हेल्दी वेट के अंदर आ जाओ। सबसे पहले यार अपना गोल सेलेक्ट करो। अगर आप दुबले हो तो आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा मतलब मसल बिल्डिंग में फोकस करो कि आप लोग हेल्दी वेट के अंदर आ पाओ। अगर आप बहुत मोटे हो तो आप लोग वेट लॉस का एक गोल सेट करो और ईमानदारी से 1 से 1.5 साल तक के आप लोग वर्कआउट करो, आप लोग हेल्दी वेट के अंदर आ जाओगे। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को अपनी कैलोरीज को कट करना है और एक्टिव लाइफस्टाइल में जीना है। मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी लग रहा है, जब लग रहा है आपको दिल लगा कि यार भाई चलो फैटी फूड कंज्यूम कर लेते हैं, जंक फूड खा के आ जाएंगे, और साथ में एक्सरसाइजेस भी चल रही है। एक्सरसाइज तब काम करेगी जब आपकी प्रॉपर डाइट आप कंज्यूम करोगे। 80% डाइट है, 20% आप लोग की एक्सरसाइज होती है। इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, चाहे आप जिम जा रहे हो या योगा जा रहे हो या जिस भी फॉर्म में आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हो, करना जरूरी है। बीच बीच में इंटरमीडिएट मील आप लोग को नहीं लेना है कि जब भूख लगी तब ले लिए। जो मील आप लोग को यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डाइटिशियन ने बना के दी है कि भाई 5 मील कंज्यूम करना है, इसमें ये खाना है आपको। इसके बाद भी कई बार क्या होता है ना, जैसे वेट लॉस करते हैं तो उस टाइम पे भूख बहुत लगती है, तो लोगों को लगता है कि चलो कुछ खा लेंगे। ऐसी गलती नहीं करना है। अगर ऐसी गलती करोगे तो आप लोग का जो टारगेट है वो कभी अचीव ही नहीं हो पाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करी जाए, जो भी कैलोरी आप कंज्यूम कर रहे हो उसको बैलेंस की तरह आप लोग को लेके हुए चलना है। किस तरीके से? जितना आप कंज्यूम कर रहे हो उतना बर्न भी करना है। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यार जैसे आप लोग जितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो उतना आपको बर्न भी करना है, तब बात बनेगी। आप सिर्फ खाए जा रहे हो तो कैलोरी आपकी बॉडी के अंदर बन जाएगी ढेर सारी और हो जाओगे आप मोटे छोटे। मतलब बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं बस। तो जितना आप कंज्यूम कर रहे हो, जितना खा रहे हो दोस्तों, उतना आप लोग को रनिंग के थ्रू, वर्कआउट के थ्रू कैलोरी को बर्न भी करना है। आई होप क्लियर है। तभी आप लोग हेल्दी बॉडी के अंदर आ सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, वो है पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। लड़कियों के लिए तो काफी ज्यादा फेमस है भाई, उनके अंदर तो ये देखा ही जाता है। लड़कियों लोग क्या करती है, उनको लगता है कि उनका वेट बढ़ने लग गया है तो उनके दिमाग में आता है कि कल से ना मैं खाना ही त्याग दूंगी, सुबह भी नहीं खाऊंगी, रात में भी नहीं खाऊंगी, दिन में भी नहीं खाऊंगी, खाऊंगी भी तो ऐसा थोड़ा सा बस खाऊंगी जिससे कि पेट भर रहा नहीं भर रहा, और फिर ऐसी हालत हो जाती है, सर दुखना शुरू, प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। सिंपल वे में कहूं तो स्टार्विंग करने लग जाती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यार उनको जल्द से जल्द अपने बॉडी के अंदर से वेट लॉस करना है और अपनी बॉडी के कंप्लीट स्ट्रक्चर को चेंज करना है। हाँ मैं ये मान सकता हूं कि यार ऐसा करने की वजह से, ऐसे स्टार्विंग करने की वजह से, कैलोरी डेफिसिट में जाने की वजह से आप लोग की बॉडी के अंदर वेट लॉस तो होगा, लेकिन याद रखना आपका मेटाबॉलिक रेट गिर जाएगा और आप बीमार हो जाओगे। मैं ये कह सकता हूं कि ये गलत प्रैक्टिस है, ऐसे करके आपको डाइटिंग नहीं करनी है। डाइटिंग कर रहे हो तो प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ करो और प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो करके करो। ऐसा नहीं कि अपने दिमाग में सेट कर लिए कि मैं अपने अकॉर्डिंग सुबह नहीं कंज्यूम करना है मील, शाम को नहीं खाना है, या प्रॉपर मील को ही कट कर देना है। ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि पिटफॉल ऑफ डाइटिंग के अंदर कई लोग एक्सट्रीम रिडक्शन करने लग जाते हैं कैलोरीज की, मील्स को स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार डाइट के अंदर से फैट को कंज्यूम मत करो क्योंकि वो मोटा कर रहा है, या कार्ब्स मत कंज्यूम करो, मतलब सेवरल न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना ही बंद कर देते हैं। इसके अलावा कई लोग ना ऐसा सोचते हैं कि यार मैं ना खाना नहीं खाती हूं, उसकी जगह बेवरेजेस कंज्यूम कर लेती हूं। कई लोग को लगता है कि एक्सरसाइज मत करो, रहने दो, सिर्फ और सिर्फ डाइटिंग ही डाइटिंग करो, क्योंकि भैया ने तो बोल दिया अभी कि 80% डाइट है, 20% एक्सरसाइज। लेकिन 20% एक्सरसाइज भी करना है। एक्सरसाइज करोगे तभी कैलोरी बर्न होगी, और जब कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी बिल्ड होगी। अगर आप कुछ खा ही नहीं रहे हो और सिर्फ पूरी तरीके से आप यहाँ पे एक किस्म से मैं कह सकता हूँ स्टार्विंग करने लग रहे हो, बिना एक्सरसाइज करे, प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो ही नहीं कर रहे हो, तब जाके आप लोग पिटफॉल ऑफ डाइटिंग में आओगे और आप लोग बीमार होने लग जाओगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की, जो है फूड इंटॉलरेंस। अब ये फूड इंटॉलरेंस क्या होता है? मान लो आप किसी की बर्थडे पार्टी में गए थे, उसने आपको खाने में पिज्जा या बर्गर दे दिया, आपने 2 निवाला खाया और पूरा वॉमिटिंग कर दी उसके ऊपर। एक तो बेचारे का बर्थडे था, कपड़े भी खराब कर दिए उसके और बचा हुआ पिज्जा भी खराब कर दिए, सब आपको देखने लग गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो इसमें आपकी गलती नहीं थी, आपने इंटेंशनली ऐसा नहीं करे। हो सकता है उस पिज्जा के अंदर कुछ ऐसे फूड ग्रुप्स हो जो आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही होगी, तभी आपकी बॉडी ने उसे वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकाल दिया। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को कहते हैं दोस्तों फूड इंटॉलरेंस, जहां पे कोई सर्टेन फूड जो आप कंज्यूम नहीं कर पाते हो, वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करने की वजह से आपकी बॉडी उसको वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकाल देती है। अगर आपको फूड इंटॉलरेंस है दोस्तों, तो याद रखिएगा आपको ब्लोटिंग जैसा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, स्टमक पेन हो सकता है, क्रैम्प हो सकता है दोस्तों, आपको ना हो सकता है कि
यार वॉमिटिंग आते हुए देखने को मिलेगी, चक्कर आ रहे होंगे, एसिडिटी जैसा प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिल सकता है। आप कहोगे कि भैया ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो फूड को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे, और अगर वो फूड को ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तो होगा क्या, जो फूड है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा और बॉडी उसे बाहर भेजने की कोशिश करेगी। अब वो वॉमिटिंग के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो अगर इसको ठीक करना है तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आप लोग को आपकी बॉडी के अंदर बढ़ाना होगा। अगर वो बढ़ जाएंगे तो फूड यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, प्रॉपर ब्रेक डाउन होगा तो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो पाएगा। चलिए बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है आपका फूड मिथ। तो दोस्तों दुनिया भर में ना, मतलब इंडिया में भी ढेर सारे ऐसे मिथ्स आप लोग को देखने को मिलेंगे फूड के अंदर, कि इसको इसके साथ मत खाओ ऐसा हो जाएगा, इसको इसके साथ मत खाओ वैसा हो जाएगा। तो ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप के मिथ्स है, उसको एक बार बस्ट कर लेते हैं। जैसे कि कार्ब्स को मतलब कंज्यूम नहीं करना चाहिए। लोग ऐसा कहते हैं कि इसको कंज्यूम करने से मोटे हो जाते हैं। आप खुद बताओ, कार्ब्स कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? उसके थ्रू हमें एनर्जी मिल रही है। अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में, बहुत ही ज्यादा, मतलब 15-20 किलो आलू खा लिए, तब आप मोटे हो जाओगे। लेकिन सफिशिएंट या एक प्रोपोर्शन में आप कार्ब्स कंज्यूम करते तो वो आपको एनर्जी देगा। तो याद रखना, कार्ब से आप मोटे नहीं होते हो, फैट से मोटे होते हो। इसके अलावा फ्राइड फूड हार्मफुल होते हैं, ऐसा कहा जाता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया। फ्रेश ऑयल के साथ आप लोग अगर कुछ भी बनाते हो फ्राइड फूड तो ठीक है, लेकिन अगर ऑयल ऐसा है जिसको मल्टीपल टाइम यूज किया गया, वो आपके लिए हार्मफुल है। इससे ये कंक्लूड नहीं हुआ कि हर एक फ्राइड फूड हार्मफुल होता है। इसके अलावा अंडे जो है, एग्स जो है दोस्तों, वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देते हैं। भाई अंडों के अंदर तो होता है सबसे बढ़िया प्रोटीन। तो सीधी बात है यार, कोलेस्ट्रॉल लेवल तो सैचुरेटेड फैट से बढ़ता है। हाँ ये बात अलग है कि बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन उतना लार्ज अमाउंट में इंसान तभी कंज्यूम कर पाता है जब वो बहुत तगड़ी प्रॉपर एक्सरसाइजेस कर रहा है। तो ये चीज याद रखना है, एग्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे गवर्नमेंट ने भी मिड डे मील के अंदर एक अंडा कंपलसरी करी है कि बच्चों को प्रोवाइड हो, जिससे कि माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम ना फेस कर पाए गरीब बच्चे। तो जो अमीर बच्चे हो आप लोग यार, एटलीस्ट आप तो अंडे खाओ। इसके अलावा पानी नहीं पीना चाहिए खाने के बीच में, वरना आप मोटे हो जाओगे, उससे फैट हो जाएगा। तो ये भी एक गलत, मतलब मैं कह सकता हूं मिथ है। पानी के अंदर नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है यार। आप खुद सोच के देखो यार, पानी कैसे मोटा करेगा आपको? मोटा करने के लिए तो फैट काम करता है। इसके अलावा कहा जाता है कि यार दूध के बाद, मिल्क के बाद आपको फिश नहीं खाना चाहिए, या फिश के बाद मिल्क नहीं पीना चाहिए, इससे आप लोग को व्हाइट स्पॉट वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक चीज समझो, ये अभी ना प्रूवन भी नहीं हुआ है कि क्या ये एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं। कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जो वेजिटेरियन है, उसके बावजूद भी उनको व्हाइट स्पॉट वाली प्रॉब्लम है। कई ऐसे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, उसको भी व्हाइट स्पॉट वाली प्रॉब्लम है। अब जो खाया है, चलो मान लेते हैं उसने कभी दूध पी लिया होगा तो उसको हो गया। अब जो वेजिटेरियन है उसने तो फिश खाया नहीं, उसे कैसे हो गया? तो अभी तक के ये चीज कंक्लूड नहीं हुई है कि क्या सच में मिल्क कंज्यूम करना चाहिए आफ्टर फिश, या फिश के बाद मिल्क कंज्यूम करने से वो प्रॉब्लम हो सकती है। ये अभी भी मिथ है। तो याद रखना ये सारे मिथ है। इसके अलावा भी ढेर सारे मिथ्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, और उस व्हाइट स्पॉट वाली बीमारी को भी क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों, कि आखिर स्पोर्ट्स में डाइट क्या सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? जी हाँ, एथलीट की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए डाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, मतलब स्पोर्ट्स खेलने से पहले, स्पोर्ट्स के दौरान, या स्पोर्ट्स खत्म होने के बाद। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है उस स्पेसिफिक एथलीट को, जिससे कि वो अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखा पाता है, चाहे वो प्रिपरेशन स्टेज हो, कॉम्पिटिशन स्टेज हो, या रिकवरी स्टेज। अगर मैं बात करूं क्या न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है प्लेयर के लिए, क्योंकि हर एक प्लेयर को नॉर्मल इंसान के कंपेयर में बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उसकी बॉडी के अंदर, उसके मसल्स टिश्यू के अंदर वियर एंड टियर नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होता है। तो नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में एक एथलीट को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी डाइट के लिए। अगर वो डाइट पे ज्यादा अच्छा ध्यान देगा तो सही तरीके से बॉडी के अंदर एनर्जी सप्लाई रहेगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेगा, जल्दी रिकवर होगा, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाएगा, और किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम वो फेस नहीं करेगा। आई होप क्लियर है सबको। तो इस वजह से डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेयर के लिए। अब बात कर लेते हैं कि यार प्री टूर्नामेंट के लिए, मतलब टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, कंपटीशन शुरू हो रहा है, मतलब आप खेलने जाने वाले हो, उससे पहले आप क्या खा के जाओ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो दोस्तों। तो याद रखिएगा, किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर आप लोग को एक प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट कंज्यूम करना ही चाहिए कंपटीशन से पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके थ्रू आप लोग को प्रॉपर अमाउंट की एनर्जी मिलते रहेगी, क्योंकि कंपटीशन के दौरान में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और एनर्जी कहां से आ सकती है? कार्बोहाइड्रेट के दम पे आ सकती है। तो इसलिए आप लोग को ग्लाइकोजन का स्टोरेज बढ़ाना पड़ेगा अपनी बॉडी के अंदर। इसके अलावा दोस्तों हर एक प्लेयर को फ्लूइड को मेंटेन करके रखना चाहिए अपनी बॉडी के अंदर, मतलब प्रॉपर तरीके से एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह पीते रहे, जिससे कि किसी भी तरीके का कोई डिहाइड्रेशन जैसा प्रॉब्लम ना हो टूर्नामेंट जाने से पहले, टूर्नामेंट खेलते वक्त। और अगर फ्लूइड बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से रहेगा तो जो भी आप कंज्यूम करके जा रहे हो प्रॉपर तरीके से बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो पाएगा, और बॉडी उसको एब्जॉर्ब करके आप लोग को प्रॉपर एनर्जी दे पाएगी। इसके अलावा आप चाहो तो फ्रेश जूस पी के जा सकते हो, जिसके थ्रू आपकी बॉडी उसको यूज करेगी एक किस्म से प्रोटेक्शन के तौर पे, क्योंकि जूस के अंदर होता क्या है? विटामिन, मिनरल्स होता है जो आपकी बॉडी को इम्यून
सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो प्लेयर खेलने जाने वाला है कभी भी खाली पेट ना जाए, क्योंकि भूख अगर लगेगी, खाली पेट अगर जाएगा सामने वाला तो यार वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा ही नहीं दिखा पाएगा। खाली पेट में दिमाग नहीं चलता है, खेलने क्या जा पाएगा। इसलिए प्रॉपर तरीके से उसको डाइट लेकर जाना जरूरी है। अगर वो खाली पेट गया तो शॉर्टेज ऑफ एनर्जी हो सकती है। अब जैसे टूर्नामेंट चल रहा है या खेल रहे हो आप लोग, खेलते खेलते बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिए, उस दौरान आप लोग को कौन सी डाइट कंज्यूम करना चाहिए, उस दौरान आप लोग कोशिश करिए, क्योंकि जब आप खेल रहे हो तो उस टाइम पे ना डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो आप लोग पानी पियो या फिर इलेक्ट्रोलाइट आप लोग पीने की कोशिश करो। इसके अलावा आप लोग कोशिश करो कि लेमन वाटर अगर आप कंज्यूम करोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर सोडियम और कैल्शियम को बैलेंस करके रखने का काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग अगर जैसे खेल रहे हो, थोड़ा सा ब्रेक मिला है, उस दौरान आप लोग को क्विक एनर्जी के लिए आपको बनाना कंज्यूम कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आप लोग को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर होता है। दोस्तों कौन सा वाला होता है, सिंपल कार्ब्स या फिर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। और याद रखना कंपटीशन के दौरान पे जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो वो लाइट वेट वाला खाना होना चाहिए, नहीं तो बढ़िया 2 पराठे खा लिए बढ़िया और फिर तो खेल ही हो गया। तो इस दौरान आप लोग कोकोनट वाटर पी सकते हो, बनाना कंज्यूम कर सकते हो, चाहो तो एक ओट मील आप कंज्यूम कर सकते हो। और जब कंपटीशन खत्म हो चुका है उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, तो याद रखना दोस्तों, जब भी आप लोग का कंपटीशन खत्म हो जाता है तो सबसे पहले उस टाइम पे भी आप डिहाइड्रेट हो चुके, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से बचने के लिए हाइड्रेट करने की कोशिश करो अपनी बॉडी को, इलेक्ट्रोलाइट्स पीने की कोशिश करो, साथ में प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम करना है। सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स ही नहीं खाना है, कार्ब्स के साथ प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम करना है। ऐसा क्यों, खेल कर आए हो, मसल स्टीयर अप हुई है, उसके रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। साथ में दोस्तों आप लोग कोशिश करो कि मल्टीविटामिन्स कंज्यूम करें, फ्रूट्स कंज्यूम करें, जिससे कि जो भी इन्फ्लेमेशन हुआ दोस्तों उसको आप रिड्यूस कर पाओ। और कोशिश करो कि प्रॉपर रिकवरी हो और प्रॉपर स्लीप हो, स्लीप की वजह से भी प्रॉपर रिकवरी में हेल्प मिलता है। तो इस दौरान आप कोशिश कर सकते हो कि ब्राउन राइस आप कंज्यूम करो, या फिर ग्रिल्ड चिकन आप कंज्यूम कर सकते हो, वेजिटेबल या फिर सैलेड कंज्यूम कर सकते हो, फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हो, योगर्ट कंज्यूम कर सकते हो, वाटर या कोकोनट वाटर भी आप कंज्यूम कर सकते हो अगर वो भी आपके पास है। तो अगर आपको लगता है तो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंसमेंट के लिए आप लोग जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं उसको आप पी सकते हो। तो दोस्तों जो भी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आया हूं, और स्पेसिफिकली एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर आया हूं। वीडियो को पॉज करें, उसका आंसर करें, और साथ ही साथ दोस्तों जो अभी टॉपिक पढ़े उसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं बुक के अंदर पेज नंबर के साथ मैंने इंक्लूड करके दे दिया हूं। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कर लेना, एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हुए आए हैं। तो बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और साथ ही साथ दोस्तों जो मेरे प्रीमियम नोट्स है इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इससे होगा ये कि आपको नोट्स बनाने की झंझट दूर हो जाएगी, आप मेन सब्जेक्ट में फोकस करोगे, और फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन के लिए वीडियो को देखना है, क्वेश्चंस को लगाना है, और चाहो तो नोट्स के साथ प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर लेना, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन धमाकेदार हो जाएगी। और साथ में अगर आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हो क्लास 12 के लिए, तो मेरे चैनल जकी सौदागर फिजिक्स को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आपको प्यारा कंटेंट क्लास 12 फिजिक्स के लिए भी आता रहता है। बाकी मिलता हूं दोस्तों आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्सी रहो मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान, बाय बाय। तो मेरे ख्याल से यहां तक कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।